पहले पशुओं का वर्गीकरण पढ़ना जरूरी है। आपने बहुत बार एक भाई ये मनीषा आपसे निवेदन है कि आप अपने इसमें सेटिंग में जाकर के उसकी माइक को बंद करो, है ना। माइक को बंद कीजिए आप, ना क्या आपके पैरों की आवाज ही बच्चे सारे सुन रहे हैं, मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही उनके पास। आप ऊपर क्लिक करोगे तो नीचे माइक जैसा सिंबल आएगा, उसे बंद कर दीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, पशुओं का वर्गीकरण। सबसे पहले बच्चों पशुओं का वर्गीकरण आमाशय के आधार पर अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन आमाशय के आधार पर वर्गीकरण पढ़ेंगे कि आमाशय के आधार पर पशुओं को कितने भागों में बांटा गया। सबसे पहला है रुमंथी। सबसे पहला है रुमंथी पशु। ये जितने भी पशु होते हैं रुमंथी, ये सारे के सारे जुगाली करने वाले पशु होते हैं। जुलाई लिखा जा रहा है। सारे के सारे पशु जो होते हैं वो जुगाली करने वाले होते हैं। जैसे अपन पढ़ सकते हैं कि गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। गाय, भैंस, भेड़ और बकरी चारों के चारों जुगाली करने वाले हैं और रोमंथी हैं। विशेष बात बच्चों ये है कि जितने भी रोमंथी पशु होते हैं, जुगाली करने वाले पशु होते हैं, इनके खुर दो भागों में बंटे हुए होते हैं। इनके खुर हैं वो दो भागों में बंटे हुए होते हैं। अमाशय, जो ये रुमंथी पशु हैं, इनका जो अमाशय है वो चार भागों में बंटा हुआ होता है। एक भाग होता है जिसको अपन बोलते हैं रुमेन। एक भाग होता है जिसको अपन बोलते हैं और रुमेन। आप पुराने पेपर उठा करके देखोगे सॉरी बच्चों, आप पुराने पेपर उठा करके देखोगे तो आपको मिलेगा कि निम्न में से कौन से पशु का पेट दो भाग में बंटा होता है, किसका तीन भागों में बंटा होता है, किसका एक भागों में बंटा होता है। ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें। मैं आपको क्वेश्चन टेस्ट के अंदर ऐसे दूंगा भी, तब आप प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा। रुमन की जो अमाशय है उसके चार भाग होते हैं। एक होता है रुमेन, ये अमाशय का सबसे प्रथम और बड़ा भाग होता है, सबसे फर्स्ट और साइज में सबसे बड़ा होता है। अमाशय का पहला व सबसे बड़ा भाग होता है। विशेष बात ये है कि इसका पीएच मान है वो 5.8 से लेकर के 6.8 तक रहता है। रुमेन का पीएच मान 5.8 से लेकर के 6.8 तक, और इसका टेम्परेचर लगभग 39 डिग्री सेंटीग्रेड के समथिंग रहता है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आज तक नहीं पूछे गए हैं, फिर भी बच्चों यदि क्वेश्चन पूछ ले कि रोमेन का टेम्परेचर कितने डिग्री सेंटीग्रेड के समथिंग रहता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है पीएच मान कितना होता है, 5.8 से लेकर के 6.8 तक का। दूसरा भाग बच्चों इसका होता है रेटिकुलम। ये दूसरा भाग है रोमेन के बाद में, तथा इसकी आकृति है वो मधुमक्खी के छत्ते जैसी होती है, इसलिए इस भाग को हनीकॉम्ब भी कहा जाता है।
रेटिकुलम की आकृति है वो मधुमक्खी के छत्ते जैसी होती है, इसलिए इस भाग को हनीकॉम्ब भी कहा जाता है। और विद्यार्थियों, तीसरा भाग है इसका ओमेजम। तीसरा भाग है ओमेजम। ओमेजम क्या है बच्चों? ओमेजम है ये एक अंडाकार संरचना होती है, और इसमें उपस्थित जितना भी खाद्य पदार्थ है कि पानी की मात्रा लगभग 80 से 90% होती है। इसके अंदर जितना स्टोर होता है फूड मटेरियल, उसमें 80 to 90% है वो पानी होता है, और जिसका मुख्य कार्य है पानी की मात्रा को लगभग 50% कम करना और शरीर से पानी हटाना, ओमेजम का मुख्य कार्य है। और बच्चों, इसका चौथा भाग होता है एबोमेजम। इसका चौथा भाग होता है एबोमेजम। एबोमेजम है ये रुमंथी पशुओं के अमाशय का अंतिम या वास्तविक भाग होता है, यानी इसे अपन कह सकते हैं सत्य अमाशय कह सकते हैं। यदि अमाशय का कोई सत्य भाग होता है वो ये होता है एबोमेजम होता है, जो लगभग जितने भी डाइजेस्टिव हार्मोन्स हैं, पाचक रस हैं, उनका स्राव यही करता है, एबोमेजम। अपन पढ़ रहे हैं पशुओं का वर्गीकरण। पशुओं का वर्गीकरण अमाशय के आधार पर। सबसे पहले रुमंथी पशु, सारे जुगाली करने वाले पशु जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये रुमंथी पशु होते हैं। और इनके खुर दो भागों में बंटा होता है, और पेट कितने भागों में बंटा होता है? 4 भागों में। ठीक है, यानी 4 भागों से मिलकर के अमाशय बनता है, तो 4 भागों में बंटा हुआ होता है। ये बात आपको याद रखनी है। अमाशय कितने भागों में बंटा होता है? 4 भागों में। किनका? जितने भी जुगाली करने वाले पशु हैं उन सभी का। पेट क्वेश्चन पूछ सकता है सीधा अगला, पेट का। आप सोचोगे पेट तो पेट होता है, एक ही होता है पेट तो। राइट आंसर क्या होगा? 4 भागों में बटा हुआ होता है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? क्लियर है? रफ कर दूं? कर दिया। आपका भी हो गया होगा। मिट गया है? मिट गया है क्या दिमाग से भी? आगे चलते हैं विद्यार्थियों। दूसरा जो अमाशय है वो होता है एरोमंथी। दूसरा भाग होता है एरोमंथी। एरोमंथी जिन पशुओं के अंदर पाया जाता है वो जुगाली नहीं करते। सबसे पहली बात तो ये, एरोमंथी जिन पशुओं में पाया जाता है वो जुगाली नहीं करते हैं। इन पशुओं का अमाशय एक भाग से मिलकर के ही बना होता है। जैसे उसका 4 भागों में था, इसके अमाशय को एक भाग में ही बांटा गया है। एक भाग भी कौन सा? जो अपने सत्य अमाशय पढ़ा था, कौन सा? एबोमेजम पढ़ा था, याद करो। इन पशुओं के अंदर एबोमेजम भाग ही होता है, और ये जुगाली नहीं करते हैं। और इनके खुर दो भागों में बंटे हुए नहीं होते हैं। इनके खुर हैं वो दो भागों में बंटे हुए नहीं होते। जैसे उदाहरण अपन पढ़ सकते हैं, घोड़ा। या तो खुर होते नहीं हैं, और होते हैं तो दो भागों में नहीं बंटे हुए थे। जैसे इसके उदाहरण में मनुष्य भी आएगा। तो उसमें खुर नहीं होते हैं। जैसे उदाहरण में अपन पढ़ सकते हैं, घोड़ा है, गधा है, हाथी, सुअर, खरगोश, बांदरों, मनुष्य आदि।
अरुमंथी पशु जितने होते हैं जुगाली नहीं करते हैं, या तो खुर पाए नहीं जाते हैं, और पाए जाते हैं तो दो भागों में नहीं बंटे हुए होते हैं। और इन पशुओं का अमाशय यानी पेट है वो केवल एक ही भाग में बटा हुआ होता है। कौन से भाग में? एबोमेजम में केवल सत्य पेट ही पाया जाता है, सत्य अमाशय ही पाया जाता है। जैसे घोड़ा, गधा, हाथी, सुअर, खरगोश, बंदर है, मनुष्य है, खच्चर भी इसी में आता है। और बच्चों एक तीसरा होता है सुडोरुमंथी। एक तीसरा होता है, एक रुमंथी होता है, एक एरुमंथी होता है, और एक तीसरा है सुडोरुमंथी। ये पशु जुगाली तो करते हैं, जो सुडोरुमंथी वाले होते हैं जुगाली करते हैं, परंतु इन पशुओं का अमाशय तीन भागों से मिलकर के बना हुआ होता है। इनके अमाशय, इनका पेट कितने भाग में बटा होता है? तीन भागों में बटा होता है। अमाशय तीन भागों से मिलकर के बना होता है, और एक भाग अब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, जो होता है ओमेजन। ओमेजन भाग है वो अनुपस्थित होता है, और जिस कारण पशुओं में पानी की कमी कम हास होता है। जैसे अपन ने पढ़ा था, रोमंथी में पढ़ा था कि शरीर के अंदर जितना पानी पाया जाता है उसका 50% भाग है वो ओमेजन खत्म कर देता है, पानी का हास कर देता है। और जिन पशुओं में ओमेजन नहीं पाया जाता, यानी शरीर का पानी कम नहीं होगा, अतः उन पशुओं को 3 से 4 दिन तक पानी की आवश्यकता नहीं होती, बिना पिए बिना भी रह सकते हैं। अब बच्चों इस बात से आप मुझे इसका उदाहरण बता सकते हो कि ये कौन से पशु होंगे? फटाफट बताओ। इसके उदाहरण में क्या आएगा? सुडोरोमंती के उदाहरण में। टाइम स्टार्ट नाउ। दीजिए फटाफट। वेरी गुड प्रिया, दुर्गा, शाबाश, सुभाष, वेरी गुड। और जगशीर पाजी, तुसी फोटो भेजदा है। मूर्ति, प्रेम सिंह, शाबाश। निकिता, वेरी गुड। योगेश, सबसे लास्ट लास्ट में आंसर दे रहा है, मतलब मोबाइल में तुझे कम आंसर देना आता है। अशोक कुमार, वेरी गुड। अखिलेश, शाबाश। शाबाश मेरे बच्चों, तुम तो होशियार हो गए। कुछ बच्चों ने आंसर नहीं दिया अब तक। जिनको पता है, जिसने आंसर नहीं दिया, पाप लगेगा उनको। चलो बच्चों, आपका एकदम से सही उत्तर है। ऊंट के अंदर जो अमाशय पाया जाता है वो होता है सुडोरुमंथी अमाशय होता है। जुगाली तो करते हैं ये, परंतु जो रुमंथी के अंदर एक भाग होता है, ओमेजन भाग होता है, वो इसमें नहीं पाया जाता। अतः शरीर के अंदर पानी की कमी नहीं होती। और 3 4 दिन तो छठी क्लास में तो अपन ने पढ़ा था, इसी रेगिस्तान का जहाज कहते हैं 7 दिन तक पानी पिए बिना रह सकता है। यहाँ अपन 3 4 दिन पढ़ेंगे, थोड़े बड़े हो गए अपन, है ना। उदाहरण अपन पढ़ेंगे इसका। ऊंट। ऊंट का मतलब अल्लाह रखा नहीं है ना। ऊंट का मतलब अल्लाह रखा नहीं है, अल्लाह रखा मतलब ऊंट होता है। चलो बच्चों, क्लियर है यहाँ तक सभी का? जी, जिसके समझ में आया वो तो सही उत्तर देगा। मैं क्वेश्चन पूछूंगा अब। क्वेश्चन ये पूछूंगा, बकरी का पेट कितने भागों में विभाजित रहता है? ऑप्शन
ए है 1, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है। उपयुक्त में से कोई नहीं। वेरी गुड। शाबाश, सबको याद है। शाबाश। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये 4 भागों में बटा हुआ होता है। अमास्य के किस भाग को हनीकॉम्ब कहा जाता है? अब दो आंसर बिना ऑप्शन दिए। अब दो बच्चों आंसर बिना ऑप्शन दिए। वेरी गुड। ऑप्शन एक है और रुमेन। ऑप्शन बी है रेटिकुलम। ऑप्शन सी है एबोमेजम। और ऑप्शन डी है ओमेजम। डी एकदम से सही उत्तर है सभी विद्यार्थियों का। बच्चों यदि मैं यहाँ क्वेश्चन चेंज कर दूं और क्वेश्चन ऑप्शन चारों यही है, क्वेश्चन चेंज कर दिया है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भाग ऊंट के पेट में अनुपस्थित रहता है? निम्न में से कौन सा भाग ऊंट के पेट में अनुपस्थित रहता है? वेरी गुड, सभी का एकदम से सही है। ओमेजम है, ये अब्सेंट रहता है, अनुपस्थित रहता है दीक्षिका। चलो बच्चों, आगे चलते हैं। सभी के एकदम से सही जवाब है। आप सबको मेरी तरफ से शाम को जूस। अब बच्चों अपन पढ़ते हैं पशुओं से संबंधित सामान्य वर्गीकरण। पशुओं से संबंधित सामान्य वर्गीकरण। पशु हैं अपने गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गी। सुअर है होना ही चाहिए। सुअर को थोड़ा दूर रखेंगे।
बच्चों सबसे पहले बात की जाए तो एक होता है समूह, जिसको अपन ग्रुप बोलते हैं, ग्रुप ऑफ एनिमल। जैसे गाय के बहुत सारे पशु किसी ग्रुप में हैं, तो उसको पर्टिकुलर अपना हerd के नाम से जानेंगे। यदि गाय का ग्रुप है तो उसे हerd के नाम से जानेंगे अपन। यदि भैंस का ग्रुप है तो उसे भी अपन हerd के नाम से जानेंगे। यदि भेड़ का ग्रुप है तो उसे अपन फ्लॉक के नाम से जानेंगे। भेड़ का ग्रुप है तो उसे अपन फ्लॉक के नाम से जानेंगे। यदि बकरी का ग्रुप है तो भी उसे अपन फ्लॉक के नाम से जानेंगे। और यदि मुर्गी का ग्रुप है तो भी उसे अपन फ्लॉक के नाम से जानेंगे। यानी गाय भैंस के ग्रुप को हerd के नाम से जानते हैं, जबकि भेड़ बकरी और मुर्गी के ग्रुप को, ग्रुप ऑफ एनिमल्स को, फ्लॉक के नाम से जानते हैं। दूसरी है बच्चों इसके अंदर मैथुन क्रिया। पशुओं के अंदर गाय के अंदर कौन सी मैथुन क्रिया होती है? गाय के अंदर सर्विंग होती है मैथुन क्रिया। भैंस के अंदर भी मैथुन क्रिया सर्विंग प्रकार की ही होती है। परंतु बच्चों भेड़ के अंदर है वो टपिंग होती है। भेड़ के अंदर मैथुन क्रिया को टपिंग के नाम से जानते हैं। बकरी और मुर्गी, इन दोनों के अंदर भी सर्विंग ही होती है। कभी यदि सूअर का यदि पूछ लिए तो सूअर में कपलिंग होती है। ये सूअर में मैथुन क्रिया को कपलिंग के नाम से जानते हैं। उसके बाद बच्चा देने की क्रिया। बच्चा देना गाय के अंदर क्या कहलाता है? गाय के अंदर बच्चे देने की क्रिया को अपन बोलते हैं काविंग बोलते हैं। भैंस के अंदर बच्चा देने की क्रिया को भी अपन काविंग ही बोलते हैं। भेड़ के अंदर बच्चा देने की प्रक्रिया को अपन बोलते हैं लेम्बिंग। बकरी के अंदर बच्चा देने की क्रिया को अपन बोलते हैं किडिंग। और बच्चों मुर्गी के अंदर बच्चा देने की क्रिया को अपन बोलते हैं हेचिंग। मुर्गी के अंदर बच्चा देने की प्रक्रिया को अपन बोलते हैं हेचिंग। गाय के अंदर कोविंग, भैंस के अंदर कोविंग, भेड़ में लेम्बिंग, बकरी में किडिंग और मुर्गी में हेचिंग। चौथा है बच्चों नवजात। गाय का जो नवजात बछड़ा होता है, बछड़ा हो या बछड़ी हो, कुछ भी हो, नर हो या मादा हो, उसे कोफ के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसमें से यदि मादा है तो हिपरकोफ लगा देते हैं, और नर है तो बुलकोफ लगा देते हैं। मादा के आगे हिपर लग जाता है पहले, और नर से पहले बुल लग जाता है। भैंस में भी ऐसा ही है, बफेलो कोफ के नाम से जानते हैं। बफेलो कोफ के नाम से जानते हैं। और यदि उसमें नर है तो बफेलो कोफ हो जाएगा, और यदि मादा है तो हिपर कोफ हो जाएगा। भेड़ में नवजात को कहा जाता है लेम्ब। नवजात को कहा जाता है लेम्ब। बकरी में नवजात को कहा जाता है किड। और मुर्गी में नवजात को कहा जाता है चिक। मुर्गी में नवजात को कहा जाता है चिक। बच्चों अपन नंबर 5 पर बात करें तो
जवान यानी जिसको अपन कह सकते हैं इसको प्रौढ़, सॉरी, हाँ ये तो हो गया। नंबर 5 पर अपन लेते हैं फिर बद्याकृत नर। बद्याकृत का मतलब होता है जिसका कस्टेशन कर दिया हो, बद्याकरण कर दिया गया हो, तो बद्याकृत नर है। गाय के अंदर उसको कहा जाता है बुल्लक। गाय का जो नर, बद्याकृत नर होता है यानी सांड जो होता है, उसको अपन बोलते हैं बुल्लक। भैंस में भी उसे बुल्लक कहा जाता है। भेड़ के अंदर उसे वीटर कहा जाता है। बकरी के अंदर बक कहा जाता है। और विद्यार्थियों, मुर्गी के अंदर उसे केपन कहा जाता है। यानी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बद्याकृत मुर्गे को क्या कहा जाता है? केपन कहा जाता है। बद्याकृत मेमने को क्या कहा जाता है? वीटर कहा जाता है। बकरे को बक कहा जाता है। ठीक है, अब आप जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज रिकॉर्डिंग से नोटबुक में लिख लेना, है ना। इसकी इस इतनी सी चीज की पीडीएफ नहीं भेजूंगा, लिख लोगे? हाँ जगसीर। ठीक है बच्चों, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं विद्यार्थियों, आपको ध्यान देना है। आगे बच्चों अपन पढ़ते हैं अलग अलग पशु। जैसे सबसे पहले गाय, आपने बहुत बार नाम पढ़ा होगा मवेशी, अंग्रेजी में पढ़ा होगा केटल। तो गौ या केटल, गाय या मवेशी। अब विद्यार्थियों, गाय जिस कुल का सदस्य है, गाय का जो कुल होता है वो होता है बोवेडी। गाय जिस कुल का सदस्य है कौन सा है? बोवेडी। भारत में ये दो प्रकार की पाई जाती है। भारत में गायों के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार हैं। एक अपनी यानी देसी या भारतीय गाय। तो अपनी है या देसी हैं, भारतीय हैं? बच्चों, देसी या जो भारतीय गाय हैं इनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या 58। इनकी विशेषता क्या है? इनमें हम्प होता है। हम्प को अपन कोबड़ बोल देते हैं, ऐसे हम्प होता है। और लटकता गलकंबल होता है। लटकता हुआ गलकंबल पाया जाता है। इसके साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता इनकी अच्छी होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। अब बच्चों, इस प्रकार का यदि कोई क्वेश्चन पूछ लें कि निम्न में से कौन सी नस्ल की रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है, उसमें 3 आपको विदेशी गायों के नाम दे दें और एक देसी का दे दें। जितनी भी देसी गाय हैं यानी भारतीय गाय हैं, सबकी रोग प्रतिरोधक क्षमता
अच्छी होती है, सबसे ज्यादा भारतीय गायों की ही होती है। दूसरी बच्चों, विदेशी। इनके मैं आपको वैज्ञानिक नाम भी बता दूं। भारतीय गाय का साइंटिफिक नाम होता है बोस इंडिकस, और विदेशी गाय होती है, इसका साइंटिफिक नाम होता है बोस टार्सस। इंडियन का बोस इंडिकस और विदेशी का बोस टार्सस। इनकी गुणसूत्र संख्या यानी 2n = 60 होती है बच्चों, जितनी विदेशी गाय है। इनमें इनकी कमर है वो एकदम से सपाट होती है, यानी हम्पलेस कह सकते हैं, हम्प नहीं पाई जाती। गलकंबल का अभाव, गलकंबल भी नहीं पाई जाती। गलकंबल का मतलब है गर्दन के नीचे जो लटकती हुई त्वचा जो पाई जाती है, उसको गलकंबल बोलते हैं। और मौसमी रोग इनमें ज्यादा होते हैं। विदेशी नस्लों के अंदर मौसमी रोग ज्यादा होते हैं, मौसम से फैलने वाले, जो अपन आगे पढ़ेंगे, FMD, लंगड़ा, एंथ्रेक्स, इनके बारे में। क्लियर यहाँ तक सभी का? देसी गाय का साइंटिफिक नेम होता है बोस इंडिकस, विदेशी का बोस टार्सस। दोनों ही बाविडी फैमिली की होती है। अब बच्चों, भारतीय गाय कौन कौन सी हैं अपने सिलेबस में, यानी देसी गाय कौन कौन सी हैं? इनको कार्य क्षमता के आधार पर अलग अलग भागों में बांट दिया। एक, जो ज्यादा दूध देती हैं, जिनको अपन दूधारू बोलते हैं, माइल्स ब्रीड बोलते हैं। एक देवकाजी, देवकाजी को डबल पर्पज बोलते हैं, क्या ड्यूल ब्रीड बोल देते हैं, डबल पर्पज या ड्यूल ब्रीड बोल देते हैं। और एक भारवाई, डर्ट ब्रीड बोल देते हैं। दूधारू हैं, दूध देने में एक्सपर्ट होती हैं, दूध ज्यादा देती हैं। एक्सपर्ट को मतलब है वो नहीं, भागती देते। देवका जी दोनों काम करती हैं, बाहर ढोने का भी करती हैं और दूध भी देती हैं। और भारवाई, ये भारवाई जो है ये बाहर ढोने का काम ज्यादा करती है, यानी दूध उत्पादन क्षमता इनकी कम होती है, मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होती है। दुधारू नस्लें कौन कौन सी हैं बच्चों? साहिवाल, सिंधी, गिर, राठी और देवनी, ये दुधारू नस्लें हैं 5 भारतीय नस्लों में। कोई ये ना पूछे कि सर होलिस्टर फ्रीजियन तो नहीं लिया आपने। ड्यूल पर्पज या डबल पर्पज है, थार पारकर, हरियाणी, डांगी, पंगानूर, अंगोल और
गाबलाब। यह तो सुनाली सी है। गाबलाब। कांकरेज। राठी। मेवाती। निमाड़ी। देवली। ये देवली है, यहाँ देवनी है। ध्यान रहे, कंफ्यूज ना होना। और कृष्णा घाटी। और कृष्णा घाटी। ये हैं बच्चों डबल पर्पज। अब बारवाई नस्लें आप पर कतोई लाते हो गुरगुन पढ़ान और तो वजन ले जाए। नागौरी। इसके तो बेल मस्तानी चार के लिए प्रसिद्ध है। अमृत महल। बच्चौर। बच्चौर के बाद कंगायम। कंगायम के बाद पंवार। और पंवार के बाद केन कथा। मालवी। खिल्लारी। सॉरी, खिल्लारी। हल्लीकर। और गंगातीरी। गंगातीरी। ये नस्लें हैं बच्चों भारतीय गाय की नस्लें। कौन सी तो दुधारू है, कौन सी बारवाई है। अब विद्यार्थियों, इनमें से अपने सिलेबस में कौन कौन सी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब जो बच्चे मोबाइल में कर रहे हैं वो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, शायद कंप्यूटर वगैरह में भी होता होगा भाई ये सिस्टम, उससे उससे ले लेना। बच्चों आज ब्रेक का टाइम नहीं हुआ क्या? हाँ नहीं हुआ अभी तभी। अब प्यारे विद्यार्थियों, इनमें से अपने सिलेबस में साहिवाल, गिर, राठी, थारपारकर, मेवाती, हरियाणवी, राठी, कांकरेज, नागौरी, ये अपने सिलेबस में है। बाकी कृष्ण घाटी, निमाड़ी, ये कोई अपने सिलेबस में नहीं है। फिर भी यदि कभी कोई चांस रहे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आने का, तो आपको इन चीजों का नॉलेज होना चाहिए। जो अपने सिलेबस में है उनको तो अपने एक फॉर्मूले में देख सकते हैं। पहले विदेशी पढ़ा दूं, फिर अपन अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। विदेशी का या विदेशी नस्लें।
विदेशी नस्लें बच्चों ये विदेश से जो लाई गई हैं वो दूध के लिए लेके आएंगे, और तो काम क्या है। गाड़ी जोड़े ने तो अप्लाई गणाई नारिया, विदेश में लेवा जा तो दूध देने वाली तो लेवा। जैसे ब्राउन सीव्स, ब्राउन शीस जो नस्ल है ये बच्चों स्विट्जरलैंड की नस्ल है। कहाँ की है? स्विट्जरलैंड की। एक जर्सी, जर्सी है वो इंग्लैंड के जर्सी चैनल की है, यानी अपन कह सकते हैं कि ये जर्सी द्वीप की है। एक है बच्चों रेड डेन, रेड डेन जो नस्ल है ये डेनमार्क की नस्ल। इसके साथ साथ एच एफ जिसको अपन होलिस्टन फ्रीजन बोलते हैं, सबसे ज्यादा दूध देने वाली है, ये हॉलैंड की नस्ल है। हॉलैंड में दो प्रांत हैं, नीदरलैंड और फिजलैंड, तो वहाँ वहाँ की नस्ल है ये। एक है हायर शायर, हायर शायर, ये जो नस्ल है बच्चों ये स्कॉटलैंड की है। कहाँ की है? स्कॉटलैंड की। एक है शॉर्ट हॉर्न, ये जो नस्ल है ये है इंग्लैंड की। और एक लास्ट बची, ये जो नस्ल है ये इसी द्वीप की है। अब बच्चों इसके साथ साथ ये तो है विदेशी, जो अपन ने पहले पढ़ी वो है देसी, और इनके साथ साथ मिनिएचर, मिनिएचर आपने पढ़ा होगा, मिनिएचर गुलाब, बेबी रोज जिसको अपन बोलते हैं, यानी छोटा जो आकार का होता है सामान्यतः उसको मिनिएचर बोलते हैं अपन, छोटे आकार की। हाँ, आकार जिसका छोटा होता है उसको अपन मिनिएचर बोलते हैं। तो एक वेचूर नस्ल है, वेचूर, वेचूर नस्ल, ये गाय की छोटे आकार की नस्ल है, जो भारत में मुख्यतः केरल के अंदर पाई जाती है। भारत में इसका वितरण है वो केरल है। क्लियर? अब जो भारत ने क्या किया कि अलग अलग प्रोजेक्ट चलाए, कभी करनाल प्रोजेक्ट चलाया, कभी इंडो डेनिस प्रोजेक्ट चलाया, कभी इंडो स्विस प्रोजेक्ट चलाया, इन्हीं नस्ल सुधारने के लिए। और नस्ल सुधार कार्यक्रम है वो भारत में एनडीआई के द्वारा ही चलाए जाते हैं। हो सकता है उसके सेंटर अलग अलग हों, अल्मोड़ा में हो सकता है, बरेली में हो सकता है, लुधियाना में हो सकता है, हिमाचल की मंडी में हो सकता है, जैसा कि आपने 12th में इन चीजों को पढ़ा भी है। परंतु राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान एनडीआरआई करनाल द्वारा विकसित की गई संकर नस्ल हाइब्रिड्स काऊ हैं, जो एनडीआरआई, एनडीआरआई का मतलब है यहाँ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, जो कहाँ पे है? हरियाणा में, ये हरियाणा में करनाल, हरियाणा के करनाल में है। जैसे एक नस्ल तैयार की गई यहाँ पे कर्ण फ्रीज, कौन सी? कर्ण फ्रीज।
ये थार पार्कर और होलिस्टिन का। थार पार्कर क्रॉस HF इन दोनों के संकरण से तैयार की गई। एक है बच्चों करण स्विस। करण स्विस है वो साहिवाल। साहिवाल और ब्राउन स्विस का संकरण है। तीसरी बच्चों इन्होंने तैयार की फ्रिजवाल। ये HF और साहिवाल का क्रॉस है। मुख्यतः ये तीन नस्लें जो NDRI से तैयार की गई हैं। करण फ्रीज है वो थार पार्कर और HF का क्रॉस है। करण स्विस है वो साहिवाल और ब्राउन स्विस का क्रॉस है। फ्रिजवाल है वो होलिस्टिन फ्रीजियन HF जिसको अपन लिख रहे हैं। ये और इसका और साहिवाल का क्रॉस है। बच्चों ध्यान रहे आपको जो पहले लिखा गया है वो पहले से ही याद रखना है। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि करण स्विस संकरण है, एक ऑप्शन में तो साहिवाल और ब्राउन स्विस दे दे और दूसरे ऑप्शन में ब्राउन स्विस और साहिवाल दे दे, तो आप इस बात का ध्यान रखना है। इसको किसी भी शॉर्ट तरीके से आप याद रख सकते हो, कैसे भी इसकी ट्रिम बना सकते हो आप। जैसे फ्रिज है तो फ्रिज HF और साहिवाल से याद रख सकते हो, है ना। HFS किसी भी शॉर्ट ट्रिक से आप अपने हिसाब से इनको याद कर सकते हो भाई। कोई डाउट है किसी बच्चे को यहाँ तक है? कोई डाउट नहीं है? यस या नो तो बोलो। अशोक तेरे क्या डाउट रह गया अब? अरे उल्टो गया हूँ गोरो चोरो में। अरे तेरे क्या डाउट रह गया? नो सर आ रहा है, तेरा तो नाम लिखा हुआ। अच्छा, ये सर का मतलब तो डाउट रहा ही होता है। चलो, किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं रहा, बहुत अच्छा है, अपनी मेहनत काम आई। अब एक बार सारे बच्चे ये, एक बार सारे बच्चे हैं वो अपनी वो वीडियो जो है उसके ऊपर क्लिक करें नीचे। नीचे जो वीडियो नाम आ रहा है, कि कहीं तुम खुद ही देख रहे हो या चला के छोड़ के देख रहे हो। ठीक है, अर्शिता देख रही है, मतलब और सारे बच्चे चला के छोड़ के। भीम सिंह भी देख रहा है, क्योंकि आपकी वो आइडेंटिफाई भी करनी होगी। बाकी चला के छोड़ गए सब। हाँ अशोक भी देख रहा है, ठीक है। वो जगसीर प्राजीत तुसी भी देख दे हो। और जगसीर भिंडी की सब्जी खाई? भिंडी नहीं खाई भिंडी? अमित प्रजापति। अच्छा,
अमित प्रजापति भी देख रहा है, वेरी गुड। सीकर में मर रहे हैं 40-50 रोज। हाँ। हैं? 40-50 रोज मर। बहुत बुरा हाल है। मनीष भी देख रहा है। देवाशीष है, मनीष, मनीष है क्या? निकिता भी देख रही है। तो बच्चों ध्यान। मेरा तो गोदी का जो खांसी आवा है 10 दिनों का। तो बच्चों ब्रेक ले लिया जाए थोड़ा, है ना? 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। 5 मिनट के बाद वापस मिलते हैं अपन, और पढ़ेंगे गाय की नस्लें। ठीक है नहीं? चलो तो प्यारे विद्यार्थियों, अब तक अपना हुआ पशु व नस्लों का वर्गीकरण, देसी नस्लें गाय की, विदेशी नस्लें, और अब अपन पढ़ेंगे ब्रीड्स ऑफ काऊ, गाय की नस्लें। पहले अपन देसी नस्लें पढ़ना चाहेंगे। गाय की सबसे पहली देसी नस्ल अपन पढ़ेंगे गीर। अपने सिलेबस में जो नस्लें हैं उनका, चलो फॉर्मूला तो कोई वो बड़ी चीज नहीं है, बाद में भी पढ़ लेंगे। गिर नस्ल। बच्चों गिर का उत्पत्ति स्थान या नेटिव प्लेस, इसका उत्पत्ति स्थान है काठियावाड़ के गिर जंगल। काठियावाड़ के गिर जंगल कहाँ है? ये काठियावाड़ कहाँ पे है? गुजरात में। काठियावाड़ के गिर जंगल, जिसको शेरों के जंगल भी कहा जाता है, वो गाय के गिर नस्ल का उत्पत्ति स्थान। कॉमन नाम या अन्य नाम, इस नाम से इसे जाना जाता है। अन्य नाम क्या क्या है इसके? रेंडी, काठियावाड़ी, सूरती, इसे सूरती भी कहा जाता है, हालांकि सूरती नस्ल अन्य भी है। वह डेक्कन भी इसे कहा जाता है। अब बच्चों वितरण। अब बच्चों जो नस्ल जहां पाई जाती है वो उस पे, उसके आसपास के एरिया में तो पाई जाएगी, इसके साथ साथ वो अपने राज्य में कहाँ पाई जा सकती है। तो जो मूल स्थान उसका है, उसके नजदीक में कौन से हैं? जैसे राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है वो उसके नजदीक में है। जैसे अपन बात कर सकते हैं कि राजस्थान के जो अजमेर जिला है, राजस्थान का भीलवाड़ा जिला है, यहाँ इसके पशु ज्यादा मिलेंगे। और अपने लिए महत्वपूर्ण यही है, अपने लिए ये कोई बात महत्वपूर्ण नहीं है कि ये गुजरात के भावनगर में पाई जाती है, गुजरात के जूनागढ़ में पाई जाती है, गुजरात के अमरेली में पाई जाती है। ये अपने लिए कोई खास महत्वपूर्ण नहीं, अपने लिए ये महत्वपूर्ण है कि गाय की गिर नस्ल राजस्थान के कौन से जिलों में ज्यादा पाई जाती है, तो वो अजमेर और भीलवाड़ा है। दिखने में कैसे पता चलेगा? इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है? मैन आइडेंटिफिकेशन क्या होता है कि ये गाय की गिर नस्ल है? तो विशेषता,
मैं पीडीएफ जब भेजूंगा तो आपके साथ इसकी फोटो शेयर करूंगा, दिखने में कैसी होती है ये। परंतु पहले अपन इसकी विशेषता पढ़ें। इसका रंग लाल सफेद होता है। लाल सफेद रंग, और उसके ऊपर कत्थई या काले कत्थई धब्बे, डार्कनेस स्पॉट्स होते हैं। कलर ऑफ बॉडी, दिस ब्रीड व्हाइट रेड एंड ब्लैक या डार्कनेस व्हाइट स्पॉट प्रेजेंट। उसके बाद भारी सुडौल शरीर, भारी सुडौल शरीर होता है, और शरीर पर ललाट, अच्छा, ललाट होता है। सींग लंबे, लटकते हुए घुमा, कान जैसे प्रतीत होते हैं, घुमावदार होते हैं। सींग की यदि अपन बात करें, हॉर्न्स की बात करें, तो लंबे, लटकते हुए प्रतीत होते हैं, घुमावदार। अब बच्चों, यदि अपन उपयोगिता की बात करें, बॉडी वेट है, मोस्ट ऑफ कंपटीशन एग्जाम में बॉडी वेट नहीं पूछा जाता, 12th में अपन को लिखने की आवश्यकता होती है। फिर भी इसकी जो मादा पशु है उसका 340 तीन सॉरी 380 से 450 केजी, और मेल एनिमल का है वो 550 से 650 केजी वेट होता है। परंतु बच्चों, इसकी उपयोगिता पूछ लेते हैं। उपयोगिता में यदि अपन बात करें, तो 300 दिन का इसका लैक्टेशन पीरियड होता है, यानी ब्यामत होता है, यानी 300 दिन ये दूध देती है। और 300 दिन में 1800 से लेकर के 2500 लीटर इसकी मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी है। जिस मिल्क में वसा, फैट है, वो 4.5% परसेंट होती है। एक बार यदि अपन पुनः चर्चा करें, तो गाय की नस्लों में सबसे पहले अपन ने गिर नस्ल का उत्पत्ति स्थान काठियावाड़ के गिर जंगल, अन्य नाम इसके अरेंडी है, काठियावाड़ी है, सुरती, डेक्कन, राजस्थान के अजमेर और भीलवाड़ा में पाई जाती है। विशेषता में इसका रंग लाल सफेद होता है, जिसके ऊपर काले कत्थई रंग के धब्बे होते हैं। भारी शरीर, सुडौल व ललाट होता है। सींग लंबे लटकते हुए, सींग कान जैसे प्रतीत होते हैं, घुमावदार होते हैं। उपयोगिता में 300 दिन में ये 1800 से 2500 लीटर दूध देती है। क्लियर? आगे चले। आगे अपन पढ़ते हैं बच्चों, राठी नस्ल। राठी नस्ल को बच्चों राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। राठी नस्ल को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ज्यादा दूध देती है, और पशु खेती का काम भी करते हैं, परंतु सबसे ज्यादा दूध देने वाली नहीं है। दूध अच्छा देती है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि ये देसी नस्लों में सबसे ज्यादा दूध देती है। दूध तो इसका गिर से भी कम है। उत्पत्ति स्थान की बच्चों अपन बात करें, उत्पत्ति स्थान की यदि अपन बात करें, तो राजस्थान का बीकानेर,
वह गंगानगर। राजस्थान का बीकानेर व गंगानगर इसका उत्पत्ति स्थान है। हालांकि बच्चों, वर्तमान में बीकानेर के सीमावर्ती जिले हैं। पहले किसी बुक में अपन को यह वर्णन भी मिलता है कि इसका उत्पत्ति स्थान अलवर जिला है, परंतु वर्तमान में ये बीकानेर के सीमावर्ती जिलों में पाई जाती है। और यही हकीकत है, इसका वितरण है वो बीकानेर के जो सीमावर्ती जिले हैं, जैसे गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, यहाँ ये सबसे ज्यादा पाई जाती है। किसी किसी बुक में बच्चों इसको ये भी वर्णन पढ़ने के लिए मिलता है कि ये सिंध और साहिवाल का क्रॉस है। सिंध और साहिवाल जो नस्ल है उसका क्रॉस है राठी नस्ल। वितरण की यदि अपन बात करें तो बीकानेर के सीमावर्ती जिले कौन कौन से में आता है, इसमें जैसलमेर आ जाता है, बीकानेर में भी पाई जाती है, और बच्चों गंगानगर। दिखने में कैसी होती है, इसकी विशेषता क्या होती है? तो विशेषता में सबसे महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है कि इसका रंग हल्का लाल होता है, यानी ईंट जैसा, या फिर हल्का सफेद, हल्का लाल, ईंट के समान, और कभी या कुछ पशुओं में हल्का सफेद। हल्का सफेद काला जिसको अपन बोल सकते हैं बच्चों दूसर, दूसर बोलते हैं सामान्यतः। गल कंबल लटकती हुई होती है, मध्यम शरीर, पूंछ लंबी, और ज्यादा भारी नस्ल नहीं होती है। गाय का वजन 350 और नर पशु का 500 के लगभग होता है। उपयोगिता की यदि इसकी बात की जाए तो 1200 से 1600 लीटर इसकी मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी है, और उस मिल्क के अंदर 4.0 टू 4.5% है वो फैट प्रेजेंट होती है। और इसके जो नर पशु हैं, मेल एनिमल्स हैं, सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर वर्क, या नर पशु खेती योग्य है, खेती में कार्य हेतु उपयोगी, यानी बात करें तो ड्यूल पर्पज है, डबल पर्पज ब्रीड है। हाँ, पीडीएफ भी आएगी, स्क्रीनशॉट भी लेते रहें साथ साथ में। जैसे पूरा बोर्ड है वो अपना भर जाए, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लिया करो। क्लियर विद्यार्थियों? बाकी राठी नस्ल भी आपको अच्छे से समझ आई होगी। आज अपना शायद स्टडी मटेरियल खूब हो गया, एक दिन में इतना बहुत होता है, फिर ज्यादा हो जाएगा। आपका क्या कहना है बच्चों? और आगे पढ़ाएं कि रहने दें? किसी की कोई राय नहीं है? बहुत है ना आज इतना? यस का मतलब? हाँ, अनीता से ही कह रही है रहने दे सर। वेरी गुड बच्चा, मुझे उम्मीद है आपसे ये। मनीष गुजर से ही कह रहा है, वेरी गुड। ऐसे बच्चे चाहिए मुझे। चलो तो बच्चों, आज इतना बहुत है। कल अपन पढ़ेंगे। आप इसकी तैयारी करना, साथ साथ में स्क्रीनशॉट और रिकॉर्डिंग में भी रहती हैं। और एक बच्चों, मैं आपसे यह भी कह रहा था कि मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर है वो एक यूट्यूब का लिंक भेजा है, जिसमें राजस्थान
में जो योजनाएं चलती हैं उनका उनकी रिकॉर्डिंग भेजी थी। तो वो आगे से आगे आप शेयर करें, थोड़ा सा अपने चैनल को प्रमोट कर रहे हैं अपन, तो आप अपने स्टेटस पर लगाएं, दोस्तों को भेजें। मौसी का बेटा, मौसी की बेटी, सनबेज की सब्सक्राइब करवाओ बिन। एक विद्यार्थी कम से कम भी 10 से सब्सक्राइब करवाएगा और व्यूअर बढ़ाएगा, मुझे स्क्रीनशॉट भेजोगे ऐसा करके, है ना? आप ऐसा करना जरूर। बाकी राठी नस्ल समझ में आएगी, आज इतना बहुत है, पर्याप्त है। कल और नस्ल पढ़ेंगे, कल आपको साहिवाल नस्ल के बारे में बताऊंगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखें अपनी सेहत का और यूट्यूब चैनल का भी। धन्यवाद।